ये रहो, ये लड़के परेशान कर रहे हैं। स्ट्रेन, ठीक है, हेडिंग कर लीजिएगा, स्ट्रेन या विकृति क्या होता है, ठीक। तो मार्कर्स हेडिंग कर लीजिएगा ना। विकृति का क्या मतलब होता है, देखिएगा। तो अब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर हम लोग क्या करते हैं कि बाह्य विरूपक बल अप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग बाह्य विरूपक बल अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है कि विरूपक बल के कारण उसके फॉर्म में, साइज़ में, शेप में चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई वायर है तो उसमें लंबाई में परिवर्तन ज़्यादा आएगा, और बॉल है, बैलून टाइप का है तो उसके शेप में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर विरूपक बल के हटा लेने पर भी, ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर विरूपक बल के हटा लेने पर भी वस्तु क्या होती है, अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं लौटती, तो ये कहा जाता है कि वस्तु क्या हो गई है, विकृत हो गई है, यानी कि वस्तु में विकृति उत्पन्न हो गई है, ठीक है ना। कायदे से अच्छे से समझने के लिए कि विकृति क्या होता है, आप लोगों ने रामायण देखा होगा। रामायण में कबंध राक्षस का भी नाम सुना होगा। कबंध राक्षस का नाम सुने हो? तो जंगल में अपने केवल हाथ फैलाए रहता है, और राम लक्ष्मण जब आते हैं तो उनको पकड़ लेता है दोनों को। तो उस केस में लक्ष्मण को उसके हाथ को काटना पड़ता है, और फाइनली वो लोग उसका दाह संस्कार कर देते हैं। तो कबंध राक्षस बताता है कि जब जो देवराज इंद्र हैं उन्होंने मेरे ऊपर ब्रज का प्रहार किया था, तो मेरी एक आँख जो थी वो क्या थी, चेहरे में धंस गई थी, और एक आँख ही बची थी। इस तरीके से उसका चेहरे क्या हो गया था, विकृति हो गई थी, ठीक है ना। चेहरे में विकृति उत्पन्न हो गई थी। तो विकृति का सिंपल सा मतलब है यहाँ पर कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर, ठीक है, आपका फॉर्म डीफॉर्म हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो इसका मतलब कि उसमें विकृति उत्पन्न हो गई है। फिजिक्स में हम लोग विकृति को कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ पर फिजिक्स में हम लोग जब विकृति को डिफाइन करते हैं तो किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल में या प्रति एकांक आकार में होने वाले परिवर्तन को हम लोग विकृति से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो विकृति क्या होता है? तो विकृति इसमें लिख दीजिएगा आप लोग, किसी वस्तु के हाँ, अच्छा, ये आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो विकृति क्या हो जाएगा? तो किसी वस्तु के कैसे यार, टेढ़ा है क्या ये? आकार में होने वाले परिवर्तन को या भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं, ठीक है ना। अब जब हम यहाँ पर विकृति की डिफिनेशन लिखेंगे तो विकृति बराबर क्या होता है? विकृति की परिभाषा बराबर, ठीक है, वस्तु के आकार में परिवर्तन डिवाइडेड बाई वस्तु का प्रारंभिक आकार, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास विकृति की डेफिनेशन, आकार में परिवर्तन डिवाइडेड बाई वस्तु का प्रारंभिक आकार, ठीक। तो अब जो विकृति हमारे पास होती है तो 3 प्रकार की होती है। तो हेडिंग कर लीजिएगा आप लोग, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, विकृति के प्रकार, हिंदी में विकृति के प्रकार।
टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, विकृति के प्रकार। ध्यान दीजिएगा ना, तो जितने प्रकार के प्रतिबल उतने प्रकार की विकृति। रॉबर्ट हुक ने, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हुक का नियम। तो रॉबर्ट हुक ने ये नियम दिया था कि जितने भी प्रकार के प्रतिबल होंगे उतने प्रकार की विकृति उत्पन्न होगी, और जैसा प्रतिबल वैसी विकृति ना। उन्होंने जब हुक के नियम की खोज की और इस तरीके से उन्होंने रिलेशन दिया, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु की, ध्यान समझिएगा, तो इसमें हम लोग 3 प्रकार की पढ़ते हैं विकृति। तो आपका पहला हो जाएगा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य विकृति। ये क्या होता है? ठीक है। तो अगर किसी वस्तु की लंबाई में, ठीक है, परिवर्तन हो ना, लंबाई में परिवर्तन हो, तो उस केस में उत्पन्न जो विकृति होगी वो क्या रहेगी? अनुदैर्ध्य विकृति ना। तो ये क्या हो जाएगी? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, तो अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, यानी डेल्टा एल डिवाइडेड बाई, अगर आप कैपिटल एल कंसिडर करते हो तो कैपिटल एल, नहीं तो स्मॉल एल। तो ये हो गया आपका अनुदैर्ध्य विकृति बराबर डेल्टा एल बाई एल। कैसे हम लोग इसको बताएंगे? ठीक है, हम लोग सपोज करते हैं कि कोई वस्तु इस प्रकार से है ना, किसी वस्तु की लंबाई कंसिडर करते हैं कि इसकी प्रारंभिक लंबाई क्या है? एल, यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है, और इसकी प्रारंभिक लंबाई क्या है? यहाँ पे इसे हम लोग फिक्स कर दिए, फिक्स कर दिए, वायर टाइप का है। तो इसकी प्रारंभिक लंबाई जो है कितनी है? कैपिटल एल। बाद में इसमें जब फोर्स अप्लाई किया जाता है नीचे की ओर, तो इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, और मान लेते हैं कि लंबाई में जो परिवर्तन आता है वो कितना आता है? डेल्टा एल के बराबर। तो ये आपका कितना होता है? ये आपका डेल्टा एल। तो उस केस में अनुदैर्ध्य विकृति की जो डेफिनेशन होगी वो क्या हो जाएगी आपका? अनुदैर्ध्य विकृति ना बराबर लंबाई में वृद्धि यानी डेल्टा एल डिवाइडेड बाय प्रारंभिक लंबाई क्या थी? एल। ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए फिगर पर, हाँ, केवल लंबाई में, अगर अनुदैर्ध्य विकृति की बात करेंगे तो केवल लंबाई में। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इरेज कर दो ऊपर वाला। चलिए देखिएगा, तो अनुदैर्ध्य के बाद जो दूसरी है उसे हम लोग कहते हैं आयतनात्मक विकृति। दूसरी ना, तो दूसरी पॉइंट नंबर 2 आयतनात्मक विकृति। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन विकृति। तो बल्क स्ट्रेन भी बोलते हैं या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेन। तो ये क्या होता है? तो ये होता है ना, तो आयतनात्मक विकृति, आयतन विकृति, आयतनात्मक विकृति, ये क्या हो जाएगा आपका? तो बराबर आयतन में वृद्धि
ना, आयतन में वृद्धि डिवाइडेड बाई क्या, प्रारंभिक आयतन। तो प्रारंभिक आयतन मीन्स ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। ठीक, अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आयतनात्मक जो विकृति होती है वो आपकी पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकती है। कैसे? अगर सपोज़ कीजिए कि आपके पास कोई जो ऑब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट है इस प्रकार से है और इस पर हम लोग क्या करते हैं कि बाहर तरफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास इस प्रकार से, और इस पर जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, बाह्य बल लगाएंगे ना, तो ये क्या करेगा, आकार में ये बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो अंतिम साइज हो जाता है वो ये हो जाता है। ध्यान से देखिएगा कैसे बन रहा है। नहीं भाई आप लोग कहोगे कि हम बना नहीं पाए, ठीक है। क्या हो रहा है, दिख रहा है ना कि इसका आकार क्या है, बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, जब इस पर फोर्स जो है बाहर की ओर इस डायरेक्शन में लगाया जाएगा, सब फलक पे एक साथ एक बराबर, ठीक है। तब इसका जो आकार आयतन होगा, आयतन में वृद्धि जो होगी धनात्मक होगी, क्योंकि आयतन बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन इस प्रकार का केस भी हो सकता है जब हम लोग क्या है कि ऑब्जेक्ट कोई हो और उस पर फोर्स अंदर की ओर लगे और उसका आकार छोटा हो जाए, ठीक है। जैसे कि आप पानी में अगर कोई रबड़ की बॉल या इस प्रकार का कोई चीज़ फेंक दो तो वो क्या होता है, धीरे धीरे साइज़ में छोटा हो जाता है, ठीक है। तो साइज़ में छोटा क्यों हो जाता है, और हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो साइज़ में छोटा इसलिए हो जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट, सपोज़ करो ये ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट पानी में इमर्स्ड हो गया, पानी में डूब गया, ठीक है ना, तो उस केस में पानी जो है इस पर हर डायरेक्शन में समान मात्रा में क्या करेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, ठीक है, बाह्य बल लगाएगा हर एक डायरेक्शन में, इस प्रकार से। और फाइनली ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो घट के छोटा हो जाएगा। तो ये बाह्य विरूपक बल है ना, पानी लगा रहा है इस पर, पानी में जो उत्प्लावन बल है वो हर डायरेक्शन में, या क्या कहते हैं हम लोग कॉलम फोर्स ना, तो इसका साइज़ जो है घट कर कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इस प्रकार से इतना बड़ा। तब क्या हुआ, इसके आयतन में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, इस केस में जब हम लोग विकृति निकालेंगे तो विकृति का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयतन में परिवर्तन यानी डेल्टा वी बटे प्रारंभिक आयतन, ठीक है। तो जब हम लोग आयतन में परिवर्तन निकालते हैं तो ये आपका होता है, ठीक है। तीसरे नंबर का जो हमारे पास तीसरे टाइप यानी कि स्ट्रेन का जो तीसरा टाइप है उसे हम लोग पढ़ेंगे, तो वो हो जाएगा आपका, हेडिंग कर लीजिएगा, पॉइंट नंबर 3। तो ये है आपका अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति ना, अपरूपण विकृति। तो ये क्या है, जो कि रूप को ही बदल दिया, इसे हम लोग बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन या अपरूपण विकृति। तो ये क्या होता है, इसको समझिए इसका। तो यह केवल एक तरीके का डिस्टॉर्शन एंगल ना, एक तरीके का केवल कोण है, ठीक है। कैसे, जैसे सपोज करो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान समझिएगा,
ठीक है। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें हम 2 डायमेंशनल केवल दिखा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। 3 डायमेंशनल दिखाएंगे तो कम समझ में आएगा। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट पर हम लोग क्या करते हैं, तो अब चूंकि जो शियरिंग स्ट्रेन है अपरूपण विकृति, वो क्या करेगा, अपरूपक प्रतिबल के कारण या स्पर्शरेखी प्रतिबल के कारण उत्पन्न होगा। तो जैसा प्रतिबल वैसी विकृति। ठीक है। तो जब इस पर हम क्या करेंगे, स्पर्शरेखी फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में। स्पर्शरेखी फोर्स लगा रहे हैं, नीचे वाले को फिक्स किए हुए हैं। ठीक है। तो नीचे वाला फिक्स है अपना, तो फिक्स है तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है। तो जबकि जो ऊपर वाला है उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक शियरिंग स्ट्रेन या तो कह सकते हैं कि टेंजेंशियल स्ट्रेस स्पर्शरेखी बल लगाते हैं। तो जब इस पर स्पर्शरेखी ना कैसे करना है, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे कंसिडर कीजिए कि ये आपके पास डिब्बा है ना, तो इसका नीचे वाला सिरा जो हम क्या किए हैं, फिक्स किए हैं, दिख रहा है ना। ठीक है। नीचे वाला सिरा फिक्स है और इस पर ऊपर वाले सिरे पर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई किए तो इसका फॉर्म क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया, परिवर्तित हो गया। फिर से देखिए, पहले इसका फॉर्म इस तरीके से है, तो पहला नीचे सिरा जो नीचे वाली हथेली कंटेक्ट में है वो फिक्स है। इस वाले पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका फोर्स अप्लाई करने पर क्या हो जा रहा है कि इसमें कुछ डिस्टॉर्शन एंगल क्रिएट हो रहा है। किस तरीके से, इसको और समझिएगा। ठीक है। देखिए, तो जब हम नीचे वाले को फिक्स किए हैं तो केवल ऊपर वाला सिरा आपका एक तरफ जा रहा है ना। किस तरीके से, ऊपर वाले सिरे में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो जितना एंगल यहाँ पर बनेगा थीटा, उतना एंगल यहाँ पे थीटा। ठीक है। तो अब शेप कौन है, नया वाला शेप ये हो गया है जो रेड कलर वाला है, जबकि इनिशियल शेप क्या था, ब्लैक कलर वाला। तो क्या है, तो जो अपरूपण विकृति होती है वो इसी एंगल थीटा का मान होता है। ठीक है। कैसे, देखिए, तो ये हमारे पास क्या था, तो ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की लंबाई थी उसे हम लोगों ने कितना कंसिडर किया था, कैपिटल एल। मान लेते हैं कि इस पर शियरिंग स्ट्रेस जो लगाया गया है या स्पर्शरेखी बल लगाने पर जो विस्थापन होता है इसमें कितना होता है, डेल्टा एक्स। विस्थापन हुआ है कुछ ना कुछ। ठीक है। तो अगर ये विस्थापन डेल्टा एक्स हो तो उस केस में, ठीक, विस्थापन कितना है, डेल्टा एक्स। तो हम लोग इस एंगल थीटा को फाइंड करना चाहेंगे। तो एंगल थीटा को जब फाइंड करेंगे तो कोण बराबर क्या होता है, सिंस क्या होता है हमारे पास, सिंस कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या ना। आप यहाँ से लगा लो, या तो फिर जब आप एंगल थीटा को फाइंड करने जा रहे हो तो कोण के सामने की भुजा लंब और जिससे कोण लगा होता है वो आधार। तो थीटा बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, तो अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति ये आपका कितना हो जाएगा, बराबर tan थीटा। और यहाँ पर जो tan थीटा की वैल्यू है वो किसके बराबर है, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान एल। ठीक है। तो इस प्रकार से अपरूपण विकृति को हम डिफाइन कर सकते हैं। अपरूपण विकृति ना, विकृति बराबर ये क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, लंबाई में वृद्धि। ठीक है। या लंबाई में वृद्धि या विस्थापन ना कह सकते हैं हम लोग, पार्श्विक विस्थापन इसे हम लोग बोलते हैं। तो पार्श्विक विस्थापन, विस्थापन डिवाइडेड बाई वस्तु की लंबाई या प्रारंभिक लंबाई, लंबाई। ठीक है। तो ये हो गया आपका अपरूपण विकृति का फॉर्मूला। तीनों लिख दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। क्या लिखिए, एक लाइन में इसको लिख दीजिए, चाहिए था लिख, हाँ फिगर बनाना है। ठीक है। इसमें लिखिएगा अपरूपण विकृति ना, किसी वस्तु पर स्पर्श रेखी बल लगाने पर, स्पर्श रेखीय बल लगाने पर ठीक है, वस्तु डिस्टॉर्शन एंगल को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी डिस्टॉर्ट ना, उत्पन्न होने वाले, हिंदी मत अंग्रेजी में लिख दीजिएगा, डिस्टॉर्शन एंगल
कोण को अपरूपण विकृति कहते हैं। अपरूपण विकृति कहते हैं। नोट कर लीजिए, हिंदी में हर जगह जानना थोड़ा सा डिस्टॉर्शन एंगल ना। तो ये हम लोग पढ़ लिए अपरूपण विकृति। तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान, फिगर बना लीजिएगा। करेंगे हुक का नियम, ठीक है। तो हुक का नियम मत कर लेना, ठीक है, नियम। तो हुक्स लॉ। तो इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? रॉबर्ट हुक। क्या हुआ? ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने इस नियम की खोज की थी 1779 में। कितना ही है? 1679 जो भी है, ठीक है। तो 1679 उन्होंने क्या बताया? तो रॉबर्ट हुक ने बताया कि लघु विकृतियों के लिए, लघु विकृति का मतलब कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में उत्पन्न होने वाले जो विकृति है वो थोड़े समय के लिए हो, यानी कि उसके शेप में परिवर्तन बहुत कम हो। उन्होंने बताया कि लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जितने भी नियम अप्लीकेबल होंगे सब के सब प्रत्यास्था की सीमा के भीतर ही होंगे, क्योंकि प्रत्यास्था की सीमा से ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस अप्लाई कर दोगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसमें ब्रेकिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा और वो टूट जाएगा, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने बताया कि लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्था की सीमा के भीतर ना किसी वस्तु पर लगाया गया जो प्रतिबल होता है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। लिख दीजिएगा आप लोग स्टेटमेंट को। तो क्या होता है? स्टेटमेंट क्या था कि लघु विकृतियों के लिए, डबल इन्वर्टेड कामा का यूज़ कर सकते हैं आप लोग, लघु विकृतियों के लिए, लघु विकृतियों के लिए ठीक, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, प्रत्यास्था, ठीक है, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर ठीक ना, किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल, वस्तु द्वारा लगाया गया प्रतिबल, प्रतिबल उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती, उत्पन्न विकृति के, यानी वस्तु में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात जो प्रतिबल है ना, प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट क्या है इसमें? कैपिटल ई इंटू विकृति, जहाँ पे कैपिटल ई क्या है? तो ई बराबर आपके पास आ गया प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति ना। तो जहाँ ई जो हमारा है ना, इधर लिख दीजिएगा, जहाँ कैपिटल ई एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे
पदार्थ का क्या कहते हैं ना, प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक, मॉडुलस ऑफ, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसको मैनेज कर लो। तो ये हो गया आपका ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था गुणांक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्रत्यास्था गुणांक का डेफिनेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग करके हम लोग उसे डिफाइन कर देते हैं। तो अगली हेडिंग आप लोग कर लीजिएगा प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता होता है, प्रत्यास्था होता है, थता, दोनों जगह हम गलत लिखे हैं ना, आप लोग बताए भी नहीं। प्रत्यास्थता, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्था गुणांक। हेडिंग कर लीजिएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये क्या है, किसी वस्तु का प्रत्यास्था गुणांक, इसमें लिख दीजिएगा किसी वस्तु का प्रत्यास्था गुणांक ठीक है, वस्तु द्वारा लगाए गए प्रतिबल, वस्तु द्वारा लगाए गए प्रतिबल तथा उत्पन्न विकृति ना, उत्पन्न विकृति का अनुपात होता है। सभी क्या हुई, मिला था। अखिलेश देखो बाहर भैया ऐसा चाबी दे दो। हो गया, तो प्रतिबल बटे विकृति ये हो गया आपका हाँ कमिंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा यंग प्रत्यास्था गुणांक। अच्छा, इसका मात्रक उत्तरक देख लेते हैं हम लोग, मात्रक और बीमा। ना तो प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक और विमा, तो मात्रक क्या हो जाएगा यूनिट इसका, तो यूनिट। तो सिंस हमारे पास क्या होता है प्रत्यास्था गुणांक E बराबर स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, यानी प्रतिबल बटे विकृति। तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, विकृति का मात्रक क्या होगा, क्यों कोई भी विकृति ले लो। अनुदैर्ध्य विकृति की अगर बात करते हो तो विकृति ना अगर अनुदैर्ध्य है तो उस केस में क्या हो जाएगा विकृति। अगर अनुदैर्ध्य है तो उस केस में आपका डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस केस में अब दोनों क्या है लंबाई ही है, ये भी लंबाई ये भी लंबाई है। तो अगर इसका मात्रक मीटर होगा दूसरे का मात्रक भी क्या होगा मीटर होगा, तो मीटर मीटर कैंसिल आउट। तो मात्रक क्या होगा कुछ नहीं, विमाहीन राशि है।
विकृति के पास कोई भी मात्रक और बीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो समान राशियों का अनुपात है। ठीक है, तो जब विकृति के पास कोई बीमा नहीं हुई तो ई यानी इलास्टिसिटी जो है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो उसका जो मात्रक होगा वो स्ट्रेस के बराबर होगा। और स्ट्रेस का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ई का मात्रक, ठीक है, मात्रक बराबर हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेस यानी प्रतिबल का मात्रक। तो प्रतिबल का मात्रक, और प्रतिबल का जो मात्रक होता है हमारे पास क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, प्रतिबल हमारे पास क्या होता है? तो प्रतिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपान ए, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ई का मात्रक क्या होगा? प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? वीमा। तो वीमा आपके पास हो जाएगी न्यूटन का MLT-2 और मीटर स्क्वायर यानी L2। तो इस प्रकार से ML-1 T-2। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला है। ठीक है, नोट कर लीजिए, रब करें। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, 1727 लीन। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ना यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपका क्या होता है? तो यंग, लिख लीजिए एक बार, एक लाइन में लिख दीजिए कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, विकृति के अनुपात को, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, गुणांक कहते हैं। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग ना प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल डिवाइडेड बाई अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो केवल लंबाई की ही बात करनी है, अनुदैर्ध्य यानी कि लंबाई के अनुदिश ही बात करनी है। तो स्टार्टिंग में हम लोग कंसिडर करते हैं कि वही वाला कंसेप्ट जो अभी हम लोग बनाए थे फिगर, हमारे पास कोई इस तरीके से वायर है। ठीक है, कोई वायर इस प्रकार से पतला वायर है और इस वायर पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेट लटका देते हैं। तो इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है? कैपिटल एल। प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल कंसीडर कर लो। तो कैपिटल एल, बाद में जब इस पर कुछ वेट लटकाया जाता है तो इसकी लंबाई थोड़ा सा बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है? हम लोग कंसीडर करते हैं कि लंबाई जो है वो डेल्टा एल, लंबाई में वृद्धि कितनी होती है? डेल्टा एल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप इसको डॉटेड कर दीजिएगा क्योंकि आप एक ही पेन का यूज़ करते हो, तो इसे डॉटेड कर दीजिए। ठीक है, तो
तब हम क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस, ये यंग प्रत्यास्था गुणांक निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालना पड़ेगा। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमारे पास क्या होता है, अनुदैर्ध्य, ठीक है ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो प्रतिबल क्या होता है हमारे पास, F/A, ठीक है। जबकि अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, अनुदैर्ध्य यानी कि लंबाई के अनुदिश विकृति क्या होती है, लंबाई में वृद्धि डेल्टा L होना है क्या, डिवाइडेड बाई प्रारंभिक लंबाई A। तो यहाँ पर जब ये दोनों से पुट करेंगे तो अतः यहाँ देख लीजिएगा, अतः यंग प्रत्यास्था गुणांक, ध्यान दीजिएगा। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक को हम लोग कैपिटल Y से डिनोट करते हैं। अतः यंग प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्थता, इसमें वेट नहीं लगाए क्या, वेट नहीं लगाओगे तो ये नीचे कैसे आएगा, कंसिडर कर लो कि इसमें भारी वेट लगा देते हैं, ठीक है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक क्या, कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस यानी कि F/A, ध्यान से देखिएगा। तो F/A और पूरे का डिवाइडेड कितना है, डेल्टा L/L, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला L सबसे ऊपर जाएगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा आपका F इंटू कैपिटल L डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा L, ठीक है। इधर इरेज कर दे रहे, या इधर देखिए आप लोग। तो ये हमारे पास हो जाएगा Y इज इक्वल टू, ठीक है, तो F इंटू कैपिटल L डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा L। तो F क्या है ना, लंबाई पर जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें भार लगा रहे हैं, तो ये भार F किसके बराबर है, mg के बराबर, mg। तो ये बराबर हम लोग क्या रखेंगे, mg, m जहाँ m आप स्मॉल ले लो, स्मॉल m इंटू स्मॉल g कैपिटल L डिवाइडेड बाई A क्या है, इस वायर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो वायर का अनुप्रस्थ काट कैसा होता है, ये वाला कैसा होता है, वृत्ताकार। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr², πr², जहाँ r इस वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो πr² इंटू डेल्टा L। तो ये हो गया आपके पास यंग प्रत्यास्था गुणांक के लिए पूरा सूत्र, ठीक है, नोट कर लीजिए।